अख्तर साहब, सबसे पहले तो सर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तहरीके अदम एतमाद जो है वो जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। आज एक आर्टिकल सामने आता है और उसमें कहा जाता है जनरल बाजवा की मुताबिक वो कहते हैं कि उन्होंने तो इस मुलाकात में अदम एतमाद वापस लेने की बात की थी और उनके मुताबिक इस मुलाकात में आप भी मौजूद थे, जो मुलाकात 26 मार्च को हुई थी जिसमें दीगर जमातों के लोग भी मौजूद थे। तो सर, क्योंकि आप ऐनी शाहिद हैं तो आप इस मुलाकात के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अख्तर साहब। हाँ, शुक्रिया किरण। देखिए, जो 26 मार्च की जो मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा के साथ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थीं, उसमें तो जनरल बाजवा ने ये कहकर हमसे मुखातिब हुए कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस है और अगर आप लोगों को हुकूमत मिलती भी है तो शायद आप चला ना सकें और क्राइसिस आगे की तरफ मज़ीद उनमें इजाफ़ा होगा, तो बेहतर होगा कि हमने इमरान खान को राज़ी कर दिया है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके नए इलेक्शन का ऐलान करेंगे। अगर ये उस मीटिंग में तो ये बात हुई थी। अगर इससे पहले कोई मीटिंगें हुई हैं जिसमें बाजवा ने या किसी और ने उनको ये इंडिकेशन दी या इस तरफ उनको हुक्मनामा जारी किया है किसी को भी, तो मैं उसमें कम से कम मौजूद नहीं था। अख्तर साहब, क्या आपकी नॉलेज में ऐसी कोई बात है, किसी सियासी रहनुमा के जरिए ये पैगाम पहुंचाया गया हो कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि अदम एतमाद लाई जाए? नहीं, मेरी तरफ तो कुछ इस तरह नहीं दिया मिला। हाँ, जब ये अदम एतमाद की तहरीक का जो है जब इब्तिदा हो रही थी, जब ये तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में ले जा रहा था, उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझसे मेरी उनसे मीटिंग हुई थी लाहौर में। तो उन्होंने कहा था जी हम तमाम सियासी पार्टियों ने जो अपोजिशन में है PDM के, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे उनके ख़िलाफ़। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जी नंबर्स जो हैं वो तो हमारे पूरे नहीं हैं, क्या आप वो रिक्वायर नंबर हैं वो आप लोगों ने पूरे किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो जो रिक्वायर नंबर हैं वो हमने पूरे कर दिए। तो मैंने उनसे कहा कि जी 3.5 साल गुजर चुके हैं, अब 1.5 साल का अरसा बचा हुआ है, तो इस 1.5 साल में हम शायद वो डिलीवर ना कर पाएँ जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और इन 3 सालों में लोग जो है ना वो PTI की हुकूमत से जो है ना वो बेजार से आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो 3.5 साल कारकर्दगी का जो गंद है वो हमारे खाते में ना आए, लेकिन वो बज़िद थे कि ये हम तमाम पार्टियों का ये फैसला है तो हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। और आपके बाद फिर सही भी साबित हुई सर, सारा फिर वो जो 16-17 महीने की हुकूमत रही फिर वो सब आप लोगों के हिस्से में ही आया। यानी यहाँ पे इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रहे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दावा किया है कि जनरल बाजवा के कहने पर अदम एतमाद लाई गई है। मैंने कहा बेबी कि मैं किसी की तरदीद नहीं कर सकता। मैंने बोला मेरी मौजूदगी में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये था। हाँ, इसके अलावा कोई मीटिंगें हुई होंगी मेरे इल्म में नहीं, ना ही उन मीटिंगों में मैं मौजूद था। जी ठीक। अच्छा अख्तर साहब, जब आप PTI हुकूमत का हिस्सा थे तो बलूचिस्तान में सर कई लापता अफराद ने अब जो है वो अपने घरों को वापस वो लौट रहे थे। एक बड़ा मसला था जो हल होने जा रहा था और आपने भी लिया, लेकिन फिर सर आप हुकूमत के खिलाफ चले गए। तो मिगल साहब, ऐसा क्या हुआ कि फिर आपने अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने के लिए चले गए? देखें, PTI के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था 6 नुकात थे उसमें सर फहरिस्त नुकता यही था कि मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी, और वो मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी का हर मीटिंग में उनके साथ PTI के जो लीडरशिप है उनके साथ हम उनको याददहानी करते, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हम उनको याददहानी कराते रहे। लेकिन उस पूरे अरसे में तकरीबन 450 के करीब लोग बाजियाब हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लिस्ट हमने उनको प्रोवाइड की थी वो 5000 से ऊपर थी, और उसी दौरान जब 450 लोग बाजियाब हो गए, 1500 से 100 से ज़्यादा लोग जो है वो फिर मिसिंग हो गए थे। तो फिर हमने समझा कि अब वो उस हुकूमत में बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो हमने उस हुकूमत को खैरबाद कर दिया।
ठीक। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से आपने खुद ये कहा था कि 3 साढ़े 3 साल गुजर चुके हैं और इनकी हुकूमत का किया धरा वो हमारे ऊपर ना आ जाए। फिर अब जो इलेक्शन के नतीजे आए, इंतखाबी निशान ना होने की वजह से पीटीआई उम्मीदवार जिस तरह से जीते हैं, आपको लगता है सर कि तहरीके अदम एतमाद का जो फैसला था वो गलत था, या उसके बाद जो आप लोगों की हिकमत अमली रही वो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हो गई, जिसका फिर खुमियाजा इलेक्शन के नतीजे में देखना पड़ा आप लोगों को? बीवी देखिए, अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आइनी और एक कानूनी और जमहूरी हक था हमारा। जी। जब किसी को एतमाद का वोट लेने का हक है तो अदम एतमाद की तहरीक भी लाना इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के असम्बली के कवानीन के मुताबिक हम लाएं। हाँ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, और जो एक फ़ैसला ये भी किया गया था कि अदम एतमाद के फ़ौरन बाद कुछ जो कानून साजी करके जून से पहले उस हुकूमत को ख़त्म करके निगरान हुकूमत का ऐलान किया जाएगा और इलेक्शन कराए जाएंगे उस निगरान हुकूमत के दौरान। लेकिन उनकी शायद मजबूरियां थी, उनकी जो ज़रूरतें थी कानून साजी की वो ज़्यादा होती गई, तो इसमें कुछ टाइम लग गया और वो चंद महीनों का जो अरसा था वो 1.5 साल 16 महीने तक जाके पहुंच चुका। सर, ये मजबूरी किसकी थी? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कि शहबाज शरीफ साहब तो इस्तीफा दे रहे थे लेकिन उनको रोका गया। अब देख, वो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो उस हुकूमत का जो बड़ा चंक उनके हाथ में था, मजबूरियां भी उनकी थी, ज़रूरतें भी उनकी थी। तो शहबाज शरीफ साहब असेंबली डिसॉल्व नहीं कर रहे थे सर? पहले ये तय हुआ था कि जी हम जून से पहले असेंबलियाँ डिसॉल्व होंगी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि शायद उनकी ज़रूरतें, उनकी कानून साजी की ज़रूरतें और उनकी दूसरी ज़रूरतें जो है ना वो हावी आ गई, और जिसकी वजह से उन्होंने असेंबलियाँ डिसॉल्व नहीं की, और ये सिलसिला जो चंद महीने में हल होना था उसको जो है 16 महीने लग गए। जी सर, वो ज़रूरतें क्या थी? शायद कुछ कानून साजी ऐसी थी जिनको लाकर उन्होंने बआसानी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। कुछ कानून साजियाँ ऐसी थी जिनकी बुनियाद पर वो मुल्क में से बाहर थे, वापस भी आ गए। ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो इंसान को मजबूर करती हैं। सही सर, हम तो ये सुनते रहे, खबरें तो ये आती रहीं कि क्योंकि 25 मई को इमरान खान जो है वो अपनी रैली लेकर आ गए थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसी वजह से फिर उन्होंने जो है वो असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं किया। सर, आपने 2022 में खत लिखा जिसमें नून लीग पर एस्टेब्लिशमेंट की जी हुजूरी के इल्जामात लगाए, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने खुलकर इन पर डील के इल्जामात लगाए। सब ये कहते रहे कि मियाँ साहब वापस ही वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर अभी हम देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब की दौड़ से तो मियाँ साहब बिल्कुल ही बाहर हैं। वजह क्या नजर आती है इसकी आपको मेगल साहब? मतलब शायद जो कुछ उन्होंने तय किया था जिन कुव्वतों के साथ, उन पर वो कुव्वतें जो है मुकम्मल पूरी नहीं उतरी। जो उनको एक एतमाद दिया गया था या उनको जो अश्योरेंस दी गई थी, शायद उन अश्योरेंस की वो पाबंदी नहीं की गई, इसलिए स्प्लिट मैंडेट दिया गया है। और इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों को इस मुल्क में, यहाँ तक कि आज़ादों को भी इस दौड़ में दौड़ाया गया कि आप जीतें, आपकी अक्सरियत है और आपके सिवा और कोई नहीं जीत सकता। लेकिन ये पता नहीं था कि एक खामोश वोट भी है इस मुल्क में जो अपने हक और सच्चाई की तरफ जो है वो राग़िब होगा और वो वहीं पे वोट देगा। सही। अच्छा सर, अब जब नतीजा सामने आ गया है तो फिर ये हक और सच का वोट पड़ा किसको है? देखिए, इसमें तो मैंने इस इलेक्शन को एक नया नाम दिया है। इस मुल्क में मजहबी दहशतगर्दियाँ होती हैं जी, फ़िरका वाराना दहशतगर्दियाँ होती हैं, जिससे कोई इलाका, कोई एक फ़िरका या कोई एक सूबा मुतासर होता है। इसमें शायद
कौमों पे भी इल्ज़ाम हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से भी दहशतगर्दी होती है, रियासती दहशतगर्दी भी होती है। लेकिन ये एक इंतखाबी दहशतगर्दी है जिससे ना कोई गांव बचाए, ना कोई शहर बचाए, ना कोई हल्का बचाए, ना कोई सूबा बचाए, ना ही मुल्क बचाए। और इस इंतखाबी दहशतगर्दी के नतीजे में उन्होंने लोगों का मैंडेट चुराने की कोशिश की। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का मैंडेट चुराने की कोशिश की, और इससे पहले एक पॉलिटिकल पार्टियों को बिल्कुल दीवार से लगाकर उसकी क़यादत छीनने की कोशिश की गई, उससे जो है उसका इंतखाबी निशान छीना गया। लेकिन उसके बावजूद आज़ाद अरकान के तौर पर वो उभर कर सामने आए, तो उनको तो ये क्रेडिट जाना चाहिए। और उन्होंने उन कुव्वतों को डिफीट दिए, उन पॉलिटिकल पार्टियों को डिफीट दिए अपनी हिकमत अमली से और अपनी स्ट्रगल से, जो पॉलिटिकल पार्टियां और जो कुव्वतें उनको जो है इस 2024 के इलेक्शन से बाहर रखना चाहती थी। लेकिन सर इसका बेनिफिशियरी तो कोई ना कोई होगा ना। ये इंतखाबी दहशतगर्दी आपके मुताबिक की फिर किसके लिए गई है? क्योंकि अक्सरियत तो किसी भी जमात को नहीं मिली, हुकूमत तो कोई भी एक जमात नहीं बना सकती। अगर ये इंतखाबी दहशतगर्दी नहीं की जाती और किसी का सिंबल ना छीना जाता, तो आज ये नताइज जो आज हमारे और आपके सामने हैं वो नहीं होते। वो नताइज बिल्कुल इससे 100% मुख्तलिफ होते। तो शायद वो जो आज किसी हद तक बेनिफिशरी हैं, जो हुकूमतें बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं, उनकी जगह जो है कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है अक्सरियती पार्टी होती। ये आप उस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं जिसके पास ना इंतखाबी निशान था, ना जिनके सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे। आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं? जी पता नहीं, उनका नाम लेना जो है चैनल में आजकल अलाउड है नहीं है। बिल्कुल पीटीआई की, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। जी जी सर, अब आप बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के अलाउ है। अच्छा सर, ये बताएं, अब इंतखाबी नताइज बड़े क्लियर हो गए हैं। कोई भी जमात ऑब्वियसली तनहा हुकूमत नहीं बना सकती, सब ने मिलकर हुकूमत बनानी है। सब हुकूमत मिलकर बनाने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक और कल राउंड होना है, उसके बाद पता चलेगा कि मामला कहाँ जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो भी हुकूमत बनती है वो ना मुस्तहकम होगी और ना मजबूत होगी, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि 1-2 साल भी अगर ये हुकूमत चल जाए तो ये भी बड़ी गनीमत होगी। आप भी ऐसे ही समझते हैं मेंगल साहब? बीबी, पहले तो ये देखें हम कि जो इलेक्शन के नताइज जो आए हुए हैं, ये 12वां इलेक्शन इस मुल्क में, और एक इलेक्शन वो हुआ था जिससे मुल्क 2 लख्त हुआ। कोई ऐसा इलेक्शन यहाँ पे नहीं गुजरा जिस पर क्वेश्चन मार्क नहीं हो, जिस पे दब्बे ना हो, जिस पर दाग ना हो। कोई तो होगा इनका जिम्मेदार। केयरटेकर हुकूमत होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, इलेक्शन कमीशन होगा, जुडिशरी होगी, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी। आज से पहले जो इलेक्शन हुए हैं, किसी एक को मोर्ज़े इल्ज़ाम ठहरा कर साबित करके किसी एक को सज़ा हुई है, किसी पॉलिटिशियन को सज़ा हुई है, किसी जज को सज़ा हुई है, किसी ब्यूरोक्रेट को सज़ा हुई है, किसी आर्मी के चीफ को या आर्मी के किसी फौजी एहलकार को सज़ा हुई है, किसी को नहीं हुई है। और ये जो नताइज अभी निकाले गए हैं, अब उन्हीं को संभालने पड़ेंगे जिन्होंने ये नताइज मैनिपुलेट किए हैं। ये नताइज मैनिपुलेट करके लाए गए हैं। इस मुल्क के 1970 के इलेक्शन में जो नताइज लाए गए, जिससे आपका मुल्क 2 लख्त हुआ, उसके बारे में किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। तो हम समझते हैं इनको मिलाया जाएगा, जिस तरह के इनको इलेक्शन जितवाए गए, इनको मिला के इनको मजबूर किया जाएगा कि वो इकट्ठे चलें। और वो आपको किसी ने कहा है कि हुकूमत का हिस्सा बने, या आप ऑपोजिशन का हिस्सा बनेंगे? हमारे यहाँ मिसाल है, वो प्याज भी चबाएंगे और आंसू भी आएंगे। कोई पूछेगा, कहते हैं पूल दादम, मतलब मैंने पैसे दिए हैं। तो इनको मजबूरी, जिनके इशारों पर वो सियासत करते हैं,
जिनके इशारों पर वो सियासत के मैदान में उनका कहना जो है वो कभी इनकार नहीं करेंगे उनके कहने से। सर, आपको किसी ने कहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या आप ऑपोजिशन में बैठेंगे? नहीं जी, अब हमारी जो बाकी सीटें तो सब ले गए, प्रोविंशियल की सब ले गए। एक मेरी प्रोविंशियल छोड़िए, नेशनल की जो सीट थी मैं 3 नेशनल से जीता था, लेकिन अब एक बची। अभी देखें, अभी तक हनूज दिल्ली दूरस, अभी ये 2 भी सीट मुझे छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं। अगर छोड़ी तो ज़ाहिर फैसला हम वो करेंगे जो हम समझते हैं कि हमारे सूबे के मफाद में हो। नहीं, आपको किसी ने अभी तक राब्ता नहीं किया? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाते हैं तो आप हिस्सा होंगे नहीं होंगे? मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत, जिसको केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, जिसको मैं अंडरटेकर हुकूमत कहता हूँ, और जिसके आज नताइज हमारे सामने आ गए हैं कि वो गोरखन निकले हैं मुल्क की जमहूरियत के लिए। तो मुमकिन है इस निगरान हुकूमत के दौरान मेरे जो टेलीफोन नंबर है उनसे डिलीट हो गए होंगे। तो मेहरबानी, शुक्र खुदावंद ताला का अदा करता हूँ कि उन्होंने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया। सही। अच्छा सर, आप लोग इस वक्त बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद बनाया है, आप लोग कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं, आज भी हड़ताल की गई। आप लोगों को कितनी नशिस्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और मिंगल साहब मुद्दे हैं आपके? देखिए, सिर्फ हम सियासत नशिस्तों की नहीं करते, इसमें तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो 4 जमाती इत्तेहाद में शामिल हैं, न कि सिर्फ इनका मैंडेट छीना गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस जो एक बीमारी है जिसने इस मुल्क को जकड़ के रखा है, जब तक कि उसका मुकम्मल इलाज नहीं किया जाता, आर्जी तौर पर किसी पेन किलर से जो है ना हमें शायद कोई सीट मिल जाए या किसी हल्के से जो है हमारी अक्सियत साबित करके वो उसको हल करें, ये मसले का हल नहीं है। जब तक कि वो कुव्वतें जो 12वां जो इलेक्शन है उन तमाम इलेक्शनों में जो मुदाखलत कर कर एक जमहूरी जो कल्चर है, एक डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस है, उस पर शब खून मार कर उसको सबोटाज करते हैं, जब तक कि उनको लगाम नहीं दिया जाएगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मसला किसी एक ना गुज़िश्ता 12 इलेक्शन से हल हुआ है या आने वाले 50 इलेक्शन से हल होगा, जब तक कि उन कुव्वतों को लगाम नहीं दिया जाता। सही। मिंगल साहब, आपके बारे में सरफराज बुगटी साहब, जो कि वज़ीर आला के कैंडिडेट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जिस ज़बान का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो कोई महज़िब सियासतदान नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कौम परस्तों की घिनौनी हरकत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे उनके इस स्टेटमेंट पर? मैं ऐसे किसी शख्स के बारे में कोई कमिट्स नहीं करना चाहता जिसकी कोई ना सियासी हैसियत हो, ना जिसकी कोई कबायली हैसियत हो। वो निगरान हुकूमत का हिस्सा थे, अंडरटेकर का हिस्सा थे, और वो अंडरटेकर छोड़कर फ़ौरन उसके लिए कोई कानून नहीं है कि जो केयर टेकर होता है वो इलेक्शन में हिस्से नहीं ले सकते। उनको रेवड़ के तौर पर जो है ना हाँक कर पीपल्स पार्टी में शामिल कराया गया है। अब उस चरावे से पूछे जो उनको हाँक के ले गया अपने पास।